नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जड़त्व आघूर्ण की। और दोस्तों, कुछ टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उन पे बेस कुछ कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले की। तो लास्ट क्लास में हमने वाई एक्स के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण की बात की थी और हमने बात की थी वाई एक्स के सापेक्ष द्वितीय जड़त्व आघूर्ण निकाला था आई वाई वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर, जिसे द्वितीय जड़त्व आघूर्ण भी कहा जाता है और इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक नोट के साथ। आगे एक नोट डालो आप और नोट डाल के लिखो। नोट डाल के आपको लिखना है, लिखो क्षेत्रफल के स्थान पर, क्षेत्रफल के स्थान पर, क्षेत्रफल के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण में, क्षेत्रफल के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण में क्षेत्रफल के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण में, क्षेत्रफल के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण में पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में लिया जा सकता है। पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो हमारा नोट है क्षेत्रफल के स्थान पर जड़त्व आघूर्ण में पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो भैया हमने पढ़ा था, अर्थात हम कह सकते हैं हमने पढ़ा था आई वाई वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जो क्षेत्रफल है हमारे फॉर्मूले में, आई वाई वाई के फॉर्मूले में क्या है, ए एक्स स्क्वायर। तो अपन इस क्षेत्रफल के स्थान पर पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में ले सकते हैं। किसमें? जड़त्व आघूर्ण के फॉर्मूले में। तो हम कह सकते हैं आई वाई वाई बराबर क्षेत्रफल के स्थान पे क्या उपयोग में ले सकते हैं, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो यह भी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है, यह भी जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला है। तो क्षेत्रफल के स्थान पर अपन पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में ले सकते हैं। किसमें? जड़त्व आघूर्ण में। यह जड़त्व आघूर्ण हो गया किसके सापेक्ष? वाई अक्ष के सापेक्ष, वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद दोस्तों हम बात करें एक्स अक्ष के सापेक्ष, तो आई एक्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स के स्थान पर वाई आ जाएगा क्योंकि वहाँ वाई के स्थान पे क्या आ गया, एक्स आ गया। तो यहाँ एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर, या एक फॉर्मूला और बन जाएगा आई एक्स एक्स बराबर एम वाई स्क्वायर। यह जड़त्व आघूर्ण हो गया किसके सापेक्ष? एक्स अक्ष के सापेक्ष, एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है भैया, इनको आप नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले नोट की। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला नोट डाल के लिखो। अगला नोट डाल के लिखो, माना कि कोई समतल, माना कि कोई समतल माना कि कोई समतल विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल, माना कि कोई समतल विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल माना कि कोई समतल
विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल, विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल क्रमशः, विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2, A3, AN तक जा रहा है। ठीक है, A1, A2, कहाँ तक जा रहा है? AN तक। माना कि कोई समतल विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रफल क्रमशः A1, A2, A3 कहाँ तक जा रहा है? AN तक से मिलकर बना है, से मिलकर बना है, से मिलकर बना है से मिलकर बना है तथा इन क्षेत्रफलों की अक्ष से दूरियां, तथा इन क्षेत्रफलों की अक्ष से दूरियां तथा इन क्षेत्रफलों की अक्ष से दूरियां तथा इन क्षेत्रफलों की अक्ष से दूरियां R1, R2, R3, अप टू सम Rn, R1, R2, R3 अप टू सम Rn है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण, है तो पिंड का जड़त्व आघूर्ण। अब मान लो दोस्तों कोई पिंड है, कोई ब्लॉक है, वो बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, जिसे हमने नाम दे दिया A1, A2, A3 कहाँ तक जा रहा है? AN। और उन क्षेत्रफलों की जो एक अक्ष है जिसके सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है, उससे जो दूरियां हैं उन क्षेत्रफलों की वो कितनी है? R1, R2, R3 कहाँ तक जा रहा है? Rn तक। तो उनका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो कि बहुत सारे क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ, जिसकी अक्ष से दूरियां भी भिन्न भिन्न है, उसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो क्या होता है? अर्थात अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर अक्ष तो हमें पता नहीं किस अक्ष के सापेक्ष निकालना है, तो हम I से इसे डिनोट कर देते हैं। I बराबर पहले पिंड का क्षेत्रफल A1, दूरी R1, दूरी का स्क्वायर आता है तो A1 R1 का स्क्वायर प्लस A2 R2 का स्क्वायर प्लस A3 R3 का स्क्वायर, ये कहाँ तक जाता रहता है? AN Rn का स्क्वायर। क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रफलों से मिलकर बना है वो पिंड, तो सभी क्षेत्रफलों के जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा? योग होगा। तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? I बराबर A1 R1 स्क्वायर प्लस A2 R2 स्क्वायर प्लस A3 R3 स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा? AN Rn स्क्वायर। या दोस्तों हमने नोट में पढ़ा, इस क्षेत्रफल के स्थान पर हम पिंड का द्रव्यमान भी उपयोग में ले सकते हैं। तो I बराबर एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा? M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर, कहाँ तक जाएगा? MN Rn का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो दोनों फॉर्मूले किसके हो गए? जड़त्व आघूर्ण के। उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो कि बहुत सारे क्षेत्रफलों और बहुत सारे द्रव्यमानों से मिलकर बना हुआ। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और अगला टॉपिक जो हमारा है वह है परिभ्रमण या विघूर्णन त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या। तो अगला हेडिंग क्या हमारा? वह है परिभ्रमण त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है,
तो बात करेंगे हम परिभ्रमण त्रिज्या, जिसे विघूर्णन त्रिज्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो अगला हेडिंग डालो आप, परिभ्रमण त्रिज्या या विघूर्णन त्रिज्या। ठीक है, लिखो इसमें, किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या, किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है, किसी रेखा से वह दूरी है, किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है जिसके वर्ग को जिसके वर्ग को किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है जिसके वर्ग को उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर जिसके वर्ग को उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर उस रेखा पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, जिसके वर्ग को उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर उस रेखा पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, उस रेखा पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, उस रेखा पर जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। अब इसे समझते हुए ये परिभाषा आई कहाँ से, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। उस परिभाषा से अपन फॉर्मूला बनाएंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि उस फॉर्मूले से हमने परिभाषा कैसे बनाई। तो किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या, किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा किसी समतल क्षेत्रफल की घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है, किसी रेखा से वह दूरी है जिसके वर्ग को वह दूरी हमने क्या मान ली, क्या मान ली, तो उस दूरी के वर्ग को उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। फॉर्मूला क्या है, I बराबर a के स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के द्वारा वो परिभाषा बनी है। अगर फॉर्मूला याद होगा तो परिभाषा को रटने की जरूरत नहीं है, परिभाषा को अपन खुद बना के लिख सकते हैं। कैसे, कि किसी समतल क्षेत्रफल का घूर्णन त्रिज्या किसी रेखा से वह दूरी है जिसके वर्ग को, उस दूरी के मान ली, उस दूरी के वर्ग को उसके क्षेत्रफल से गुणा करने पर हमें जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। तो क्या कहलाएगी यहाँ पे, विघूर्णन त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाएगी। यहाँ से हम कह सकते हैं, अर्थात I बराबर a के स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर बराबर I अपॉन a, और k बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट I अपॉन a। इस a को मैं नीचे बटा में ले गया और इसका वर्गमूल ले लिया, तो k का फॉर्मूला गया अंडर रूट I अपॉन a, और k को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन, विघूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है भैया, तो इसी फॉर्मूले से ये परिभाषा बनी है। तो अपन को फॉर्मूला याद होगा तो परिभाषा हम बना सकते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी यूनिट की बात करें, रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो ये विघूर्णन त्रिज्या है,
और त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो v गुणन त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है। इसके बाद अगले हेडिंग की हम बात करते हैं। तो अगला हेडिंग जो है हमारा वह है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की विधियां। ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम। अगला हेडिंग है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की विधियां। ज्ञात करने की विधियां। तो अगला हेडिंग क्या आ गया हमारा? जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं? हेडिंग डालो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने की विधियां। ठीक है। लिखो इसमें जड़त्व आघूर्ण को निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जड़त्व आघूर्ण को निम्न विधियों के द्वारा जड़त्व आघूर्ण को निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जड़त्व आघूर्ण को निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जड़त्व आघूर्ण को निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं? इसमें नंबर 1 है राउथ के नियम के द्वारा। नंबर 1 है राउथ के नियम के द्वारा। राउथ के नियम के द्वारा। नंबर 2 है कौन से है? नंबर 2 है समाकलन विधि के द्वारा। समाकलन की विधि के द्वारा। तो इन दो विधियों के द्वारा अपन जड़त्व आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। एक तो राउथ के नियम के द्वारा और एक समाकलन विधि के द्वारा। ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण निम्न विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। एक तो राउथ के नियम के द्वारा, एक समाकलन विधि के द्वारा। फर्स्ट हम बात करते हैं राउथ के नियम के द्वारा। तो पहला हेडिंग डालो राउथ के नियम के द्वारा। राउथ के नियम के द्वारा। तो राउथ के नियम के द्वारा किस प्रकार हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करते हैं उसे समझते हैं। तो पहला हेडिंग है राउथ के नियम के द्वारा। ठीक है। तो पहला हेडिंग राउथ के नियम के द्वारा में लिखो यदि पिंड 3 परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष यदि पिंड 3 परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष यदि पिंड 3 परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष यदि पिंड
तीन परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष सममित हो तो ऐसे पिंड के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण केंद्र से गुजरने वाली किसी भी अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण इस नियम के अनुसार निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। जड़त्व आघूर्ण इस नियम के अनुसार निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो किस प्रकार से हम राउथ के नियम के द्वारा जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं? नंबर 1 डालो, किसके लिए जड़त्व आघूर्ण करना है? तो स्मॉल ए हेडिंग डाल लो, इसमें सब हेडिंग है। स्मॉल ए, वर्गाकार या आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। वर्गाकार या आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। वर्गाकार या आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। अब मान लो दोस्तों कोई पिंड है, कोई ब्लॉक है, वह 3 अक्षों के सापेक्ष सममित है। जैसे एक अक्ष x अक्ष होती है, एक अक्ष y अक्ष होती है और एक अक्ष z अक्ष होती है। यदि कोई पिंड इन तीनों अक्षों के सापेक्ष क्या है? सममित है, सिमेट्रिकल है। सममित का मतलब आप जानते हो, एक समान हो तीनों अक्षों के सापेक्ष। तो उस पिंड का हमें जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण हम राउथ के नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। राउथ का नियम क्या कहता है? राउथ ने हर आकृति के लिए एक फॉर्मूला दिया कि इस फॉर्मूले के द्वारा आप जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्गाकार या आयताकार पटल के लिए इसने जो जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला दिया वो क्या है। तो फॉर्मूला है I बराबर A इंटू एस अपॉन 3, A इंटू एस अपॉन 3, या मैंने कहा क्षेत्रफल के स्थान पर हम द्रव्यमान का भी यूज कर सकते हैं। तो I बराबर m इंटू एस अपॉन 3। तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम वर्गाकार या आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा राउथ के नियम के द्वारा। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ S क्या है। तो S क्या है? जहाँ S बराबर, S क्या है? S बराबर आप लिख लो, S बराबर है उस अक्ष के अतिरिक्त दो अर्ध अक्षों के वर्गों का योग जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। उस अक्ष के अतिरिक्त, उस अक्ष के अतिरिक्त दो
अर्ध अक्षों के वर्गों का योग जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना हो। मैं आपको समझा देता हूँ एस क्या है। परिभाषा के रूप में तो एस हो गया उस अक्ष के अतिरिक्त दो अर्ध अक्षों के वर्गों का योग जिसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। मान लो दोस्तों हमें जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जेड के सापेक्ष ज्ञात करना है तो दो अक्ष कौन से बचे, एक तो एक्स बचा एक वाई बचा, तो उन दोनों के वर्गों का योग। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एस कहलाएगा। ठीक है, अर्ध अक्षों के वर्गों का योग क्या कहलाता है, एक्स। ठीक है, अगर वाई एक्स के सापेक्ष निकालते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाता। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम वर्गाकार या आयताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अगर वर्गाकार की बात करेंगे तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, आयताकार की बात करेंगे तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला सब हेडिंग डालो बी, वर्गाकार वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। अगला हेडिंग है हमारा सेकेंड बी, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण। बस इतना सा अंतर होता है, उसके फॉर्मूले में नीचे में बटा 4 आ जाता है। क्या आ जाता है, बटा 4 आ जाता है। तो आयताकार या वर्गाकार में तो बटा 3 फॉर्मूले में, और वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण तो बटा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके कि वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, ठीक है भाई। इसके बाद तीसरा हेडिंग डालो, गोलाकार पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तीसरे की बात करते हैं हम, तो तीसरा क्या है, गोलाकार पिंड का जड़त्व आघूर्ण। गोलाकार पिंड का जड़त्व आघूर्ण। तीसरा सब हेडिंग है हमारा गोलाकार पिंड का जड़त्व आघूर्ण, और उसके फॉर्मूले में इतना सा अंतर होता है, बटा में 5 आ जाता है। बटा में क्या जाता है, 5। तो ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एक में बटा में 3 आता है, एक में बटा में 4 आता है, और एक में बटा में 5 आता है। बटा में 3 किसके आता है, वर्गाकार या आयताकार। बटा में 4 किसके आता है, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार। और बटा में 5 किसके आता है, गोलाकार पिंड के जड़त्व आघूर्ण में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है भाई, मामला क्लियर है।
इसके बाद अगला हेडिंग डालो, एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। इसके बाद अगला हेडिंग डालो, एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। अगला हेडिंग है, नया हेडिंग है, प्रेस हेडिंग, ठीक है। तो अगला हेडिंग क्या है, एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। तो एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके अंदर पहला सब हेडिंग डालो, के स्पष्ट। इसके अंदर के स्पष्ट डालो, एक समान पतली छड़ के जड़त्व आघूर्ण में के स्पष्ट है, छड़ की लंबाई के लंबवत इसके मध्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। छड़ की लंबाई के लंबवत इसकी मध्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। तो हमारा हेडिंग है, एक समान पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। और एक समान पतली छड़ के जड़त्व आघूर्ण में भी क्या स्पष्ट है कि छड़ की लंबाई जो है उसके लंबवत, उसके तो लंबवत, और इसकी जो मध्य अक्ष है इसकी छड़ की, उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक छड़ है हमारे पास PQ, ये इसका मध्य अक्ष है, ये ओरिजिन मान लो, मूल बिंदु मान लो। ये मूल बिंदु से हमने x दूरी पर एक पट्टिका कंसीडर की, एक स्ट्रिप कंसीडर की, ठीक है। इस पट्टिका की जो मोटाई है वो dx है, ठीक है। मोटाई या चौड़ाई जो भी हो, इसका मूल बिंदु है, ये एक स्ट्रिप, ठीक है। ये इसकी मध्य अक्ष है, इस मध्य अक्ष के सापेक्ष हमें जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, मध्य अक्ष। और ये छड़ है, इसके लंबवत और इसकी मध्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो डायग्राम आप नोट कर लो, और उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। जो इस पट्टिका की जो कुल लंबाई है, टोटल जो लेंथ है वह 12 है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वह L है, और यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वह भी L है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप ये डायग्राम नोट कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखो इसमें, माना कोई छड़ PQ है, कैपिटल PQ, ठीक है। माना कोई छड़ कैपिटल PQ है जिसकी लंबाई 12 है। माना कोई छड़ कैपिटल PQ है जिसकी लंबाई 12 है। जिसकी लंबाई
12 है तथा इसका मध्य बिंदु कैपिटल O है। तथा इसका मध्य बिंदु कैपिटल O है। तथा इसका मध्य बिंदु कैपिटल O है। जिसे चित्र में दर्शाया गया है। जिसे चित्र में दर्शाया गया है। इसका मध्य बिंदु कैपिटल O है जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इसके बाद नोट डाल के लिखना। इसके बाद नोट डाल के आपको लिखना है। नोट डाल के लिखो पैराग्राफ चेंज करके। माना कि छड़ का कुल द्रव्यमान, माना कि छड़ का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। माना कि छड़ का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। माना कि छड़ का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है तथा छड़ की इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है। तथा छड़ की इकाई लंबाई का द्रव्यमान तथा छड़ की इकाई लंबाई का द्रव्यमान छड़ की इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा छड़ की इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है। स्मॉल m है। अब छड़ के मध्य बिंदु O से, अब छड़ के मध्य बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, अब छड़ के मध्य बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, बोर्ड पे देख लेना, मध्य बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई की, dx क्या लंबाई है, dx लंबाई की एक स्ट्रिप की कल्पना की। अब छड़ के मध्य बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर dx लंबाई की, dx लंबाई की एक स्ट्रिप, स्ट्रिप यानी पट्टिका, एक स्ट्रिप इंग्लिश में लिख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक स्ट्रिप की परिकल्पना की या कल्पना की, कल्पना की आएगा, दोबारा कल्पना नहीं की हमने, परिकल्पना नहीं आएगा, कल्पना आएगा। ठीक है, dx लंबाई की एक स्ट्रिप की कल्पना की। ठीक है, अब इधर समझना भैया, अब इसका डेरिवेशन अपन समझते हैं। ठीक है, अच्छे से समझना, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भैया यहाँ इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान, इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, हमने थ्योरी में लिखा है। इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m। तो dx लंबाई की स्ट्रिप का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, dx लंबाई की स्ट्रिप का द्रव्यमान, क्योंकि हमने ये स्ट्रिप ही कंसिडर करी, तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान m, तो dx लंबाई का द्रव्यमान m इंटू dx। जैसे एक केले का मूल्य 4 रुपये, तो 2 केले का मूल्य 8 रुपये, 2 इंटू 4। इसी प्रकार यहाँ इकाई लंबाई का द्रव्यमान m, तो dx लंबाई का निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे, dx से। एक लंबाई का m, 2 लंबाई का 2m, 3 लंबाई का 3m, तो dx लंबाई का m dx। ठीक है, तो dx लंबाई की स्ट्रिप का द्रव्यमान कितना आ जाएगा,
एम डी एक्स आ जाएगा। क्या जाएगा? एम डी एक्स। अब दोस्तों हमने पढ़ा अभी वी नो दैट हम जानते हैं, हमने पढ़ा जो जड़त्वाघूर्ण होगा, और जड़त्वाघूर्ण किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं हम? इस मध्य अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? मध्य अक्ष। मध्य अक्ष ऐसे जा रही है, अगर ये एक्स अक्ष हुआ तो ये मध्य अक्ष क्या रहेगी? इसके लंबवत है, तो एक्स अक्ष के लंबवत कौन सी अक्ष होती है? वाई अक्ष होती है। तो जड़त्वाघूर्ण जो निकालेंगे हम वाई अक्ष के सापेक्ष निकालेंगे। किसके सापेक्ष निकालेंगे? वाई अक्ष के सापेक्ष, जो कि क्या है? मध्य अक्ष है। ठीक है, तो जड़त्वाघूर्ण का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है? आई वाई वाई बराबर हमने पढ़ा एम एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ डी एक्स लंबाई की स्ट्रिप का द्रव्यमान कितना है? एम डी एक्स। यह तो द्रव्यमान हो गया, एम का मान हो गया एम डी एक्स, डी एक्स लंबाई की स्ट्रिप का द्रव्यमान। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, तो जड़त्वाघूर्ण हो गया आई वाई वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर डी एक्स को मैंने एक साथ लिख दिया, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, डी एक्स बाद में लिख दिया। ऐसा क्यों किया? अब देखना यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हमने यहाँ पे बात करें एक पट्टिका की, एक स्ट्रिप की बात कर रहे हैं। ये जो हमने जड़त्वाघूर्ण निकाला है, किसके लिए निकाला है? एक स्ट्रिप के लिए निकाला है, एक पट्टिका के लिए निकाला है। अगर इस पूरी छड़ का जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है, इस पूरी छड़ का जड़त्वाघूर्ण हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। जब भी किसी पट्टिका की कुछ भी चीज़ निकाली जाती है और उसके थ्रू फिर पूरी छड़ का निकाला जाता है, तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। ये हम पिछले चैप्टरों में भी पढ़ चुके हैं। तो पूरी पट्टिका का, पूरी छड़ का जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। अब इसका समाकलन कर देंगे, इसकी लिमिट क्या लगाएंगे? इसके मध्य अक्ष के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो इस मध्य अक्ष को हम वाई अक्ष मान लें, इसे वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो मूल बिंदु के इधर की डिस्टेंस, मूल बिंदु के इधर x की वैल्यू क्या होती है? ऋणात्मक होती है, और मूल बिंदु के इधर x की वैल्यू क्या होती है? धनात्मक होती है। तो मूल बिंदु के इधर जो ये लंबाई रहेगी, ये ऋणात्मक रहेगी, माइनस चिन्ह के साथ रहेगी, और मूल बिंदु के इधर जो लंबाई रहेगी वह धनात्मक रहेगी, प्लस साइन के साथ रहेगी। तो मध्य अक्ष के सापेक्ष हम जड़त्वाघूर्ण की बात करें तो इसकी लिमिट लगेगी माइनस एल से प्लस एल। क्या लगेगी? माइनस एल से प्लस एल। माइनस एल से प्लस एल क्यों लगी? मूल बिंदु के इधर माइनस रहेगी और मूल बिंदु के इधर प्लस रहेगी, इसलिए क्या लगी लिमिट? माइनस एल से प्लस एल। ठीक है दोस्तों, तो आई वाई वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? ये लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि x की घात n का जो समाकलन होता है वह x की घात n+1 बटा n+1 होता है। जो भी घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है, बटा में n+1 आ जाता है। ये आपने लास्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा है। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ बटा 3, घात में एक जुड़ते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3, और बटा में 2 + 1 आएगा तो कितना आ जाएगा? 3, और इसकी लिमिट लगा देंगे माइनस एल से प्लस एल। ठीक है भैया, अब इस 3 को तो मैं इसके नीचे बटा में ले आता हूँ। आई वाई वाई बराबर m बटा 3। अब लिमिट पहले ऊपरी सीमा लगती है, अपर लिमिट रखते हैं, तो x की जगह l रखेंगे, तो l का क्यूब माइनस, फिर माइनस, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमने समाकलन में पढ़ा है लास्ट ईयर, जब भी हम लिमिट लगाते हैं तो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, फिर माइनस लगा के फिर निम्न सीमा रखते हैं। तो ऊपरी सीमा का मान हमने रखा है x की जगह l, तो l क्यूब, फिर माइनस, फिर x की जगह क्या रखेंगे? माइनस l, तो माइनस l का क्यूब। ठीक है, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऐसे ही हम लिमिट का मान रखते हैं। ये हमने लास्ट ईयर समाकलन में पढ़ा है। ठीक है भैया, तो आई वाई वाई बराबर m/3, यह l क्यूब, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो l क्यूब प्लस l क्यूब, l क्यूब प्लस l क्यूब।
कितना हो जाएगा ये 2L³ हो जाएगा। आई वाई बराबर m/3 इंटू 2L³। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई वाई बराबर 1/3 इंटू m इंटू 2L इंटू L²। m का m लिख दिया, 2 का 2 लिख दिया, L³ को मैंने L इंटू L² लिख दिया। L इंटू L² क्यों लिखा? क्योंकि दोस्तों कैपिटल M बराबर होगा स्मॉल m इंटू 2L। ये कैसे आया इधर समझना। इस छड़ का कुल द्रव्यमान कितना है? कैपिटल M है। हमने थ्योरी में पढ़ा कि इस छड़ का कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। अब दोस्तों इकाई लंबाई का द्रव्यमान कितना है? स्मॉल m है। और इस छड़ की लंबाई कितनी है? टोटल 2L है। तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो इस पूरी लंबाई 2L का द्रव्यमान कितना होगा? m इंटू 2L होगा। इस पूरी छड़ का द्रव्यमान कितना होगा? इकाई लंबाई का m, तो 2L लंबाई का m इंटू 2L। और ये कुल द्रव्यमान ही तो कैपिटल M के बराबर है। कुल द्रव्यमान ही तो किसके बराबर है? कैपिटल M के, क्योंकि ये भी कुल द्रव्यमान है। इसकी कुल लंबाई 2L, इकाई लंबाई का द्रव्यमान m, तो m इंटू 2L क्या गया? कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान किसके बराबर है? कैपिटल M के। तो यहाँ पे m इंटू 2L को क्या लिख सकते हैं हम? m इंटू 2L को लिख सकते हैं कैपिटल M। तो m इंटू 2L की जगह लिख दूंगा मैं आई वाई बराबर, इसकी जगह क्या लिख दूंगा? कैपिटल M। तो कैपिटल M L²/3। ये क्या गया? आयताकार छड़ के लिए उसके मध्य अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है भैया। तो इस प्रकार से हम जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक आयताकार छड़ का उसकी मध्य अक्ष के सापेक्ष व उसके अक्ष के लंबवत। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ये भी है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हो। जहाँ तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए वहाँ तक कितनी ही बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे उतार लेना। इसके बाद बात करते हैं हम केस नंबर 2 की। इसकी बात करते हैं केस नंबर 2। ठीक है, तो केस 2 है छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। छड़ की लंबाई के लंबवत छड़ के सिरे के सापेक्ष, छड़ के सिरे के सापेक्ष। तो सेकंड हेडिंग क्या हमारा? केस 2, छड़ की लंबाई के तो लंबवत और छड़ के सिरे के सापेक्ष। इसके पहले हमने जो ये फर्स्ट केस में बात करी थी, ये मध्य अक्ष के सापेक्ष निकाला था। अब किसके सापेक्ष निकालेंगे? छड़ के सिरे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और दोस्तों छड़ के सिरे के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण के बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, तो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।